साहित्य और पीएचडी के इस चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज इस कक्षा को एक नए विषय के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, आज इस कक्षा के माध्यम से मैं आपसे चर्चा करने जा रही हूँ कुछ पुस्तकों के बारे में। ऐसी पुस्तक जो हिंदी साहित्य का जो नेट का एग्जाम होता है उसकी तैयारी में आपकी मदद करेंगी। देखिए, किताबें तो बहुत अवेलेबल है मार्केट में, किंतु कुछ ऐसी मूल पुस्तकें होते हैं जिनको हम जब तक नहीं पढ़ते तो हमारी जो एग्जाम की जो तैयारी है वह पूरी नहीं होती और जिस कारण हमारा जो एग्जाम है वह क्लियर नहीं हो पाता। हिंदी साहित्य, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसका जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस है। उसको कैसे कवर किया जाए, तो देखिए, सबसे पहले सिलेबस को कवर करने के लिए एक आधार आपके पास होना चाहिए। एक ऐसा आधार जिससे कि आपको समझ आए कि हिंदी साहित्य का इतिहास है क्या, किस प्रकार हिंदी में जो विधाएं हैं वो शुरू हुई, कौन कौन सी विधाएं हैं जो हिंदी में है, कैसे कैसे विधाएं वो आगे बढ़नी शुरू हुई। उदाहरण के लिए जैसे आपका उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, संस्मरण है, आत्मकथाएं हैं। क्योंकि हिंदी का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है तो इसमें ये सब समाहित होता है। उससे भी पहले क्या, हिंदी का इतिहास, कि हिंदी किस प्रकार अनेक भाषाओं से निकलकर हिंदी बनी। जैसे आप जानते हैं संस्कृत है, अपभ्रंश है, पाली है, प्राकृत है, इन सब से निकलकर पुरानी हिंदी है और फिर पुरानी हिंदी से हिंदी, फिर खड़ी बोली, किस प्रकार एक हिंदी का विकास हुआ, ये सब जानना सबसे पहले ज़रूरी है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे हमारी जो नेट की जो हिंदी साहित्य की जो तैयारी है वह अधूरी रह जाती है। और यहीं पर क्या है, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, नेट एस्पिरेंट्स, वो अक्सर मार्क्स लूज कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनका आधार है वह क्लियर नहीं होता। डायरेक्ट क्या करते हैं, गाइड से पढ़ना शुरू कर देते हैं। गाइड से क्या होता है, देखिए, गाइड हेल्प करती है सिर्फ क्या, आंसर्स को समझने के लिए कि हाँ ये कोई क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो सकता है, ये सब जानने में। किंतु जो कॉन्सेप्ट होता है, कहते हैं कि एग्जाम पास करने के लिए कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होती है और वो क्लैरिटी हमें तभी आती है जब हम मूल पुस्तकों को पढ़ते हैं। मूल पुस्तकों में भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, किंतु कुछ 6-7 किताबें ऐसे हैं कि जिनको पढ़ने से एक जो आधार होता है या जिसको हम बेस कहते हैं हिंदी का, वह इतना मजबूत हो जाता है कि फिर जब उनको पढ़ने के बाद हम गाइड्स को पढ़ते हैं, जो मूल पुस्तकें हम आपको बताएंगे उनको पढ़ने के बाद जब हम गाइड्स को पढ़ते हैं या आप गाइड्स को पढ़ेंगे तो आपको क्या है, एकदम से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जब हमारा हिंदी साहित्य परिपक्व अवस्था में आ रहा था, उस समय खड़ी बोली है जो हमारी, उस समय कितने हमारे देश में आंदोलन चल रहे थे इन्हीं भाषाओं को लेकर के, देश में कौन सी भाषा जो है राजभाषा या राष्ट्रभाषा हमारी बनेगी। तो इन सब से गुजर कर ही ये हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास आज यहाँ पे पहुँचा, जिसे हम आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कहते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, जैसे कि आप जानते हैं, 4 भागों में विभक्त है। तो उन्हीं 4 जो काल हैं हिंदी साहित्य के, उनको समझने के लिए ही पहले आपको जो पुस्तकें हम बताएंगे उनसे पढ़ना होगा। उनको पढ़ने के बाद आपकी क्लैरिटी जो है कॉन्सेप्ट को लेकर हो जाएगी और आप आसानी से अपने हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है उसे कवर कर पाएंगे। देखिए, जो विधाएं हैं जैसे उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, संस्मरण है, आत्मकथाएं हैं और कई और हैं, तो उनको क्या है, अलग से आलोचनाएं हैं, उनको क्या है, सिलेबस में अलग से मेंशन किया हुआ है कि ये कहानी आएगी, ये उपन्यास आएगा, ये नाटक आएगा, ये संस्मरण आएगा, ये आत्मकथा आएगी, ये रिपोर्टाज आएगा, ये रेखाचित्र आएगा, ऐसे करके अलग से दिया हुआ है। किंतु जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, जो 4 काल है, उनका रीतिकाल है, जैसे हमारा आधुनिक काल है, मध्यकाल है, आदिकाल है, 4 काल है, जो इनका जो सिलेबस है, इनको समझने में इतना समय लग जाता है कि बाकी के जो टॉपिक्स होते हैं जैसे उपन्यास, कहानी आदि, नाटक आदि, पूरे बच्चे नहीं पढ़ पाते और बार बार क्या है, यहीं पर उनकी जो है कमी रह जाती है प्रिपरेशन में और एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। तो पहले कुछ पुस्तकों के नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, उनसे पढ़कर अपने जो कालों का विभाजन है हिंदी साहित्य का उसे जानिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली किताब है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास।
देखिए, अगर हिंदी साहित्य को आपको समझना है तो विश्वनाथ त्रिपाठी की एक किताब आती है जिसको हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास कहा गया है। क्यों? क्योंकि इस पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में जो चारों काल है, आदिकाल, मध्यकाल और रीतिकाल और आधुनिक काल, इनको इतनी सरल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि एक बार में पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कालों का विभाजन किस प्रकार हुआ, क्यों हुआ, कैसे विधाएं आई और कैसे वो फिर हमारे हिंदी साहित्य में हिंदी का एक खड़ी बोली का चलन शुरू हो गया। कौन कौन से कवि थे, कैसे कैसे आंदोलन चले, देश उस समय किस वातावरण से गुजर रहा था, कैसी परिस्थितियों से गुजर रहा था, ये सब इसमें मेंशन है। तो सबसे पहले अगर आपको अपना बेस मजबूत करना है तो आपको किताब पढ़नी चाहिए हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जो है विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखी हुई एक छोटी सी किताब है, बहुत पतली किताब है, लगभग 100-150 पन्नों के आसपास होगी इसकी जो संख्या है पेजेस की। आप इसे पढ़िए, आपको समझ आएगा। सेकंड, जिसको हम कहते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल। देखिए, जो ये किताब है इसको एक महत्वपूर्ण किताब हिंदी साहित्य के लिए माना जाता है। क्यों? क्योंकि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो कालों का विभाजन किया गया वो हमारे हिंदी साहित्य में आज भी मान्य है। उनको मानकर ही जो है कालों का विभाजन आज भी एक्सेप्ट किया गया है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो लिखी गई है, दूसरे नंबर पर उसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको अपना जो आधार है हिंदी साहित्य का मजबूत करना है। तीसरी किताब है बच्चन सिंह की हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। देखिए, बच्चन सिंह ने फिर जो कालों का विभाजन रामचंद्र शुक्ल ने किया है उनकी आलोचना की और अपने द्वारा उन्हीं कालों के आधार पर अपने द्वारा कुछ कालों का विभाजन किया। जब आप पढ़ेंगे, देखिए, हिंदी नई चाल में ढली, ये इन्होंने ही कहा था बच्चन सिंह ने। तो ऐसे ही क्या है, जब आप किताब को पढ़ेंगे और एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है इसी पंक्ति पर कि हिंदी नई चाल में ढली किसकी पंक्ति है, नेट का जो है एग्जाम जब आया था उसमें क्वेश्चन था। तो बच्चन सिंह की जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है उसमें ये पंक्ति थी। तो जब आप इन किताबों को पढ़ेंगे तो बहुत से प्रश्न आपको ऐसे हैं जो एग्जाम में इन्हीं से मिलते हैं, जिनको आप आसानी से फिर टिक कर सकते हैं। आपको क्या करना है, किताब को लेना है और मेन पॉइंट्स को जब अंडरलाइन आप कर लेंगे तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में बहुत आसानी होगी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये जो किताब है इसमें बच्चन सिंह ने बताया है कि हिंदी साहित्य को कैसे विभाजन किया जाए या किया गया है, कौन कौन से लेखक है जो मुख्य या मेन लेखक है जो हिंदी साहित्य के, उनकी चर्चा इन्होंने की है, जैसे भारतेंदु आदि के बारे में। इसको आप पढ़ेंगे तो आपका आधार जो है हिंदी साहित्य का मजबूत होगा। एक अन्य किताब है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये भी, परंतु ये क्या है इनके द्वारा, ये इसके संपादक है। इन्होंने भी अपने अनुसार जो कालों का विभाजन दिखाया है, कई विभाजन इन्होंने दिए हैं, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल ने 4 दिए हैं, चारों में इन्होंने कई उप विभाजन भी किए हैं। एक किताब ये है, इसे पढ़िएगा, ये इसके संपादक है। इससे भी आपका क्या है कि बेस बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, इधर उधर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही अच्छी किताब है, हालांकि है बहुत मोटी, किंतु देखने से ही मोटी है, जब अंदर से हम पढ़ लेते हैं तो फिर इजी लगने, जब 2-4 बार आप रीडिंग कर लेंगे किताब की तो आपको वो इजी लगने लग जाएगी। एक अन्य किताब है रामचंद्र तिवारी की, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। देखिए, इस पुस्तक की खास बात यह है कि गद्य पर लिखी है। जैसे आप जानते हैं हिंदी में काव्य भी है, कुछ समय सीमा है वहाँ तक काव्य माना गया और उसके बाद जो है गद्य की शुरुआत हुई, जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो गद्य के अंतर्गत ये रखे गए हैं। तो एक समय सीमा के बाद ये है जो है शुरू हुए, जैसे भारतेंदु के समय से इनको शुरुआत मानी जाती है। प्रत्येक लेखक ने क्या क्या है अपने अनुसार ही बांटा है, जैसे किसी ने आदिकाल कहा है तो किसी ने भारतेंदु काल कहा है, किसी ने मध्यकाल कहा है, जैसे तो द्विवेदी काल में विभाजन किया गया है। ऐसे कई विभाजन है, किसी ने कालों के नाम पर विभाजन किया है, किसी ने जो मुख्य लेखक है उस समय के उनके आधार पर विभाजन किया है। तो रामचंद्र तिवारी की पुस्तक के बारे में इस समय हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, जो है हिंदी का गद्य इतिहास। गद्य इतिहास अर्थात जो गद्य की जो विधाएं हैं, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि की शुरुआत किस प्रकार हुई, कैसे हिंदी साहित्य को समझा जाए, उसके गद्य को समझा जाए, काव्य से निकलकर जब गद्य का प्रादुर्भाव हुआ तो वो कैसे हुआ, ये इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। ये किताब लगभग 1000
या कुछ 1200 पेजेस की किताब है, पर जब आप इसको पढ़ेंगे, धीरे धीरे रीडिंग की हैबिट डालेंगे और इस किताब को अगर आपने अच्छे से समझ गए तो आपका जो गद्य है, हिंदी साहित्य का जो गद्य है वो एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम से आपको समझ में आएगा कि है क्या। किताब के पीछे जो महत्वपूर्ण लेखक है जैसे जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, प्रेमचंद है और महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, कई हैं, धर्मवीर भारती हैं, जो भी मुख्य मुख्य लेखक हैं हिंदी साहित्य के, सबका वर्णन किया गया है, सबकी रचनाओं के बारे में बताया गया है, किसने कौन सी रचना लिखी, कौन सा उपन्यास लिखा, कौन सा नाटक लिखा, ये सब इन किताबों के माध्यम से इन्होंने दिखाया है। तो आपको क्या करना है कि ये किताब खरीदनी है और इससे गद्य साहित्य को अगर आपको जानना है तो इसी किताब से आप जान सकते हैं। बाकी हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके अगर आपको आधार को जानना है, बेस को जानना है, आपको अपना बेस मजबूत करना है तो 4-5 किताबें कि हमने आपसे चर्चा की उनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए हिंदी साहित्य में आप जानते हैं कि पहले काव्य आया था, उसके बाद ही गद्य आया, जिसको हम पद्य कहते हैं काव्य को। तो पहले पद्य था, उसके बाद गद्य आया। तो गद्य का प्रादुर्भाव और उससे पहले जो पद्य था उसके बारे में जो चर्चा है इस किताब में केवल गद्य के बारे में बताया गया है, जो डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक है हिंदी का गद्य इतिहास। देखिए नाम से ही आप समझ सकते हैं हिंदी का गद्य इतिहास। तो इसमें जो है बताया गया है केवल गद्य के बारे में। अगर पद्य से संबंधित आपको कोई भी प्रश्न हमसे पूछना है, कोई किताब हमसे पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स से हमसे पूछ सकते हैं। देखिए बहुत सी अभी और भी किताबें बाकी हैं, अगर आप जानने के इच्छुक हैं, आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपको बताएंगे अगली वीडियो के माध्यम से। आज के लिए इतना ही। ये जो किताबें हमने आपको बताई इनकी बार बार रिवीजन करिए, इनको अच्छे से पढ़िए, इनको समझिए और अपने नेट एग्ज़ाम की तैयारी करिए। हिंदी साहित्य को इन किताबों से बेहतर समझने से आपकी जो है नॉलेज बढ़ेगी और इसके अलावा आपके पास कोई और अन्य रास्ता है नहीं जिससे आप समझ सके। तो इन किताबों से अपनी प्रिपरेशन शुरू करिए, अच्छे से पढ़ लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।